चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को लग गया होगा कि आज का जो चैप्टर है चैप्टर 16, जो कि आप लोगों के कोर्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। जी हाँ, क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर 16 है वो आप लोगों के कोर्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। अब से आप लोग रिवीजन वीडियो प्राप्त करोगे। जी हाँ, अब आप लोगों का स्टार्टिंग से मैं रिवीजन करवाऊंगा, हर एक बेसिक्स पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। इसलिए साइंस और भी ज़्यादा रोचक बनाने के लिए आप लोगों को वीडियो से जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। चलिए, क्या चीज़ है चैप्टर 16 में, इसको समझ लेते हैं। चैप्टर के नेम में लिखा ही हुआ है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जी हाँ, आपके घरों में जो कचरा उत्पन्न होता है, या फिर ये कह दें जो कचरा बनता है, आपके घरों में कचरा इकट्ठा होता है, किस प्रकार से उसका निवारण करना है, किस प्रकार से हमको उसका जो है समाधान प्राप्त करना है, किस प्रकार से उस कूड़े का इस्तेमाल हम लोगों को अपने दैनिक यूज में भी करना है। जी हाँ, सारे कूड़ा, सारे जो कचरा होते हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो नगर निगम की गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली, उसमें दो तरह के बॉक्स लगे होते हैं। जी हाँ, एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। ग्रीन कलर का जो कूड़ा रखा जाता है, जिसमें ग्रीन कलर के जो कूड़े रखे जाते हैं, वो एक ऐसा कूड़ा होता है, एक ऐसा कचरा होता है जिसका संसाधन करना, जिसका निवारण करना बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से होता है। जी हाँ, जैसे सपोज़ करिए आपके घरों में जो सब्जियां आती हैं उसके जो छिलके आप लोग निकालते हो, उसका निवारण करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो इसी गीले कचरे को, ठीक है, इसी जो वेट टाइप का जो गार्बेज होता है, इसको हम लोग ग्रीन वाले बॉक्स में भरते हैं, जिसका निवारण आसान तरीके से हो जाता है। जबकि अन्य उपयोगी वस्तुएं, जो अन्य कचरा होते हैं, जैसे कांच हो गया, शीशी हो गई, प्लास्टिक के सामान हो गए, वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको हम लोग ब्लू कलर के कचरे के बॉक्स में रखते हैं, क्योंकि इनका निवारण करना आसान नहीं है। इसको अपने तरीके से वेस्ट मटेरियल के द्वारा, ये रिन्यूअल प्रोसेस के द्वारा, रीयूज़, रीड्यूस और रीसाइकिल के द्वारा, रिसाइकलिंग के प्रोसेस के द्वारा नए तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी जो कूड़ा आप लोगों ने ग्रीन वाले बॉक्स में रखा था, उसको एज ए खाद्य में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने घरों के गमलों में। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं उन्हीं की बात मैं आज कर रहा हूँ। इसी वीडियो में आप लोगों को कचरे का निवारण कैसे किया जाए, इसी का ही आप लोगों को लेक्चर समझाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो समझाई जाएगी। एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, उन्हीं की आज ये वीडियो है, उसी को एक एक करके मैं समझाता चलूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों, जो आप लोगों के घर में कचरा है, उसका आप लोग सही से इस्तेमाल भी कर पाओगे, सही तरीके से उसको वेस्ट आउट भी कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ए में पूछा गया विच काइंड ऑफ गार्बेज। ठीक है, किस तरह का गार्बेज, गार्बेज मतलब आप लोग समझ गए हैं, कचरे की बात की जा रही है। तो किस प्रकार का जो कचरा होता है, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म्स। ठीक है, आप लोगों ने वर्म्स के बारे में कई तरह की चीज़ें सुनी थी। आप लोगों ने राउंड वर्म सुना था, रेड वर्म क्या होता है, और आप लोगों ने अर्थवर्म भी सुने होंगे। अर्थवर्म मतलब केंचुओं की बात की जा रही है। उन्हीं से हम लोग अगर कंपोस्टिंग करते हैं, खाद्य बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। समझ में आ गया बात? वर्मी कंपोस्टिंग मतलब खाद्य का क्या करना है, बनाना है खाद्य को उत्पन्न, या अपने जो वेस्ट मटेरियल उनसे हम लोग खाद्य बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, सम वर्म्स होते हैं, जिसमें यहाँ पर नाम दे दिया गया है रेड वर्म्स। ठीक है, क्या होते हैं रेड वर्म? बिल्कुल केंचुए की तरह ही आप लोगों ने देखे होंगे, आपके गमलों में भी ये तरह के रेड वर्म पाए जाते हैं। इन्हीं से आप लोग क्या तैयार कर रहे हो, खाद्य तैयार कर रहे हो, मैन्योर्स तैयार कर रहे हो, कंपोस्ट तैयार कर रहे हो। इसी कंपोस्टिंग बनाने के प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ गार्बेज, किस तरह के गार्बेज को कन्वर्ट नहीं किया जाता इनटू कंपोस्ट में बाय द रेड वर्म्स। ए में समझ में आ गया। सेकंड है हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वर्म्स। क्या आप लोगों ने कभी रेड वर्म्स के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को देखा इन योर पिट, आपके ऐसी जगह पे? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, उनका नाम जरूर लिखें और ड्रॉ पिक्चर्स जरूर उनकी बनाएं। जी हाँ, पिक्चर्स बनाना जरूरी है, आप लोगों को अपनी कॉपी में पिक्चर्स बनाना है। अगर आप लोग सक्षम नहीं, बना नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की आर्ट्स ड्राइंग सही नहीं है, आर्ट अच्छी नहीं है, तो आप लोग प्रयास जरूर करें। ठीक है, प्रयास में गड़बड़ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग घबराएं नहीं, मैं बिल्कुल भी आपकी कॉपी में रेड मार्क्स नहीं लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा सिंपली वे में, बस थोड़ा सा डायग्राम सही तरीके से बनाएं। अगर फिर भी आप लोग बनाने में सक्षम नहीं हो, तो बिल्कुल फोटो कॉपी करा के आप उसकी कटिंग करके आप लोग अपनी
कॉपी में चिपका भी सकते हैं। ये सिर्फ क्लास 6 वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो आप लोगों को अपने हाथों से बनाना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, साइंस पढ़ रहे हैं तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए इनके सॉल्यूशंस को लेकर चलते हैं। चलिए क्या पूछा जा रहा था पहला वाला क्वेश्चन में ए में, विच काइंड ऑफ गार्बेज, किस तरह की गार्बेज को हम लोग किस तरह की गार्बेज को हम लोग कंपोज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू कंपोज बाय द रेडवर्म्स। तो रेडवर्म्स के द्वारा। तो देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दो तरह के वेस्टेज होते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। कितने तरह के वेस्टेज होते हैं? दो तरह के वेस्टेज होते हैं, आप लोगों को बताया गया था। एक कैसा था? ग्रीन वाला था, एक कैसा था? ब्लू वाला था। इसको अगर हम लोग साइंस के टर्म्स में अगर बोलें तो एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जी हाँ, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसे वेस्ट, ऐसे गार्बेज जिनको आसान तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान तरीकों से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आसान तरीकों से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को आसान तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है सब्सटेंस, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आता है। जबकि अन्य कचरा जो हमने बात की थी सब्जी के छिलके की, तो वो कैसा होता है? वो होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे कचरे को रेडवर्म्स के द्वारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? तो जी हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, जो कि लाइक पीसेस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, मतलब तैयार किए गए हैं केमिकल नेचर के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा, सिंथेटिक क्लोथ्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लासेस हो गया, शीशे हो गए, कांच हो गया, एल्यूमिनियम रैपर्स हो गए, नील्स एंड ब्रोकन टॉयज हो गए, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कंपोज बाय द रेडवर्म। इनको नहीं तैयार किया जा सकता रेडवर्म्स के द्वारा, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डिग्रेड नहीं किया जा सकता, डिप्लीट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग रेडवर्म्स। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बात करते हैं अब बी वाले क्वेश्चन की। तो बिसाइड रेडवर्म, तो रेडवर्म्स के अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं क्या चीज़? देखते हैं। दीज आर, जैसे स्पाइडर्स हो गया, स्मॉल बग्स हो गए, फ्लाइज हो गई, मोल्स हो गए, एंड स्मॉल इंसेक्ट हो गए, एक्सेट्रा। दीज कैन बी इन द पिट, हमारे आसपास पाए जाते हैं। और कंपोस्ट इज आल्सो रिच ऑफ माइक्रोब्स, और जो कंपोस्ट बनते हैं वो रिच होते हैं, ज़्यादातर उनमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं, विच कांट बी सीन विद अनएडेड आइड, और जिनको हम अपनी आंखों से बिल्कुल भी देख नहीं सकते। समझ में आ गया आप लोगों को बात। माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं, विद द यूजिंग माइक्रोस्कोप। मतलब अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे हैं तो हमको वो ऑर्गेनिज्म अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का और पार्ट 2 का सॉल्यूशन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं वीडियो में क्या करना है। डायग्राम आपके सामने दिखाई जा रहा है, डायग्राम तो आप लोग बना ही लोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की और क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की। तो ए में क्या पूछा गया है और बी में क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है आप लोगों को। क्या चीज़ डिस्कस करना है? फर्स्ट वाले में इज गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, क्या कचरा डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली द गवर्नमेंट, क्या ये जो कचरा निवारण की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, ये सिर्फ क्या सरकार की है, क्या गवर्नमेंट की है, क्या नगर निगम की ही है, या फिर कूड़ा उठाने वाले जमादारों की है? तो क्या ये आप लोग कह सकते हैं कि इस गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली आर द गवर्नमेंट, क्या हमारे जो सरकार हम लोगों ने बनाई है, क्या ये इसीलिए बनाई गई कि ये कचरे का निपटारण कर सके, निवारण कर सके? क्या इसीलिए सरकार आई है इस देश में? जी नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको मैं अच्छे से समझाता चलूँगा। चलिए क्वेश्चन पहले सेकंड वाला भी समझ लेते हैं क्या कहा गया है। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। इट इज़ पॉसिबल, क्या ये संभव है? क्या चीज़ संभव है? टू रिड्यूस, कम कर दिया जाए, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, मतलब कचरे के निपटारे की जो प्रॉब्लम होती है, क्या उसको हम लोग आसान तरीक़ों से कम कर सकते हैं? क्या ये सही है? आपको लगता है कि कचरे का निपटान आसान है? तो जी हाँ, बता दूं, बिल्कुल आसान है। बस कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ नियमों सिद्धांतों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आप लोगों को अंतर पता होना चाहिए, तभी आप लोग कचरे का निपटान कर पाओगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है इज गार्बेज, कचरा, डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली द गवर्नमेंट, यस और नो? देखते हैं।
तो देखते हैं स्टार्टिंग से। गार्बेज डिस्पोजल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही गई है। जो कचरा होता है उसका जो डिस्पोजल होता है, उसका डिस्पोज करने की जो प्रोसेस होती है, इसकी जिम्मेदारी न कि सरकार पर होती है, जबकि इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर ही होती है। आम नागरिकों के भी लिए इसका जो है जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है कि उस कचरे का निपटान वो आसानी से कर सकें। ध्यान दें, इफ़ वी कंटिन्यू टू रीजनरेट या फिर जनरेट सो मच गार्बेज, द स्प्रेडिंग डिसीजेस विल इंक्रीज एज लार्ज स्केल। जी हाँ, अगर हम लोग अपने घरों में कचरे का निपटारा न कर पाएँ, कचरे का निवारण न कर पाएँ, तो इससे जनरेट होंगी सो मच गार्बेज, मतलब कूड़ा भरता रहेगा और इससे ही स्प्रेड हो जाएगा। क्या चीज़ फैल जाएगी? बीमारियां फैल जाएंगी, इंक्रीज अ लार्ज स्केल क्वांटिटीज़ में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक हो गया, पॉली बैग्स हो गया, ऑल्सो हार्मफुल फैक्टर्स टू आर इन्वायरमेंट। ये सभी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल फैक्टर्स में से मानी जाती हैं। वी मस्ट इंश्योर, हम लोगों को इंश्योर रहना चाहिए ऐसे रास्तों की तरफ, ऐसे वेस्ट की तरफ, जिसकी वजह से टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज, जिसकी वजह से हम लोग जनरेशन ऑफ गार्बेज, कूड़े का जो जनरेशन होती है, कूड़े का जो भंडारण होता है, उसको हम लोग कम से कम कर सकें। वेर एवर, जहाँ कहीं भी, वेर एवर कभी भी, जो कुछ भी पॉसिबल है, वी मस्ट यूज़ रिसाइकलिंग मटेरियल इनटू आवर डेली यूज़। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा 3R थ्योरी को आप लोगों को समझना अनिवार्य है। 3R का मतलब होता है रीयूज़, रीड्यूस एंड रिसाइकिल। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ आपके घर में यूज़ हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस्तेमाल करना है। वेस्ट मटेरियल को आप लोगों को सही से निवारण करना है, ये जरूर बहुत ज़्यादा जरूरी है किस प्रकार से आपको निवारण करना है। चलिए, बी पार्ट में क्या पूछा गया था? इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। क्या ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की जो प्रॉब्लम है रिलेटिंग डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की, तो ये क्या बहुत ज़्यादा समस्यात्मक हो सकती है? बिल्कुल नहीं समस्यात्मक। देखते हैं क्यों नहीं है। यस, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज टू ए लार्ज एक्सटेंट। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीकों से आप लोग अपने गार्बेज को, अपने कचरे को आसान तरीकों से निपटारा कर सकते हो उसका। वे शुड यूज़ दूज मटीरियल विच आर रिसाइकेबल एंड अवॉइड टू रीयूज़ यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। जी हाँ, आप लोग जानते ही होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल में जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, या फिर डिस्पोजल में जैसे बात करें प्लास्टिक ग्लास की, कांच की ग्लास की, दीज आर द कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनको हम लोग दोबारा से आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर इनका इस्तेमाल आप लोग दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल रिसाइकिल के बाद इनका इस्तेमाल जरूर करें। आगे देखते हैं, वाइल थ्रोइंग आउट गार्बेज इन ट्रैश, अगर हम लोग इसका निर्माण करते समय इसको फेंक देते हैं, वी शुड सेपरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड थ्रो देम इन द सेपरेट बिन्स। और हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर जो सेपरेट बिन्स की बात की जाती है, तो यहाँ डस्टबिन जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, एक तरह का डस्टबिन होता है ग्रीन कलर का, दूसरा जो डस्टबिन होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है, ब्लू कलर में आप लोगों को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रखने हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज रखने हैं, और ग्रीन वाले में आप लोगों को ऐसा कचरा रखना है जिसका निपटारा आसानी से किया जा सके। जैसे वेस्ट मटेरियल, सब्जी के छिलके होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को किसमें रखनी है? ग्रीन कलर के कचरे के डिब्बे में रखने हैं। इसी से आप लोग आसान तरीक़ों से कचरे का निपटारा कर सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट ए और बी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया? बी पार्ट इसमें भी है। ए पार्ट में व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। लेफ्ट ओवर फूड का मतलब जो भी भोजन आप लोगों के घरों में इस्तेमाल जो होता है, वो रात में जब बच जाता है, आप लोग खाना नहीं खाते हो या फिर खाना ज़्यादा बन जाता है, जो वेस्ट बच जाता है उसका आप लोग क्या करते हो अपने घर पे, तो ये आप लोगों से पूछा गया है। सेकंड में पूछा गया, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड, अगर आप और आपका कोई मित्र आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन द प्लास्टिक प्लेट, अगर आप लोगों को एक चॉइस दी जाती है प्लास्टिक प्लेट में खाने के लिए, और आप बनाना लीफ प्लेटर, अगर किसी बनाना मतलब केले के पत्ते पर आप लोग खाना खिलाया जाता है, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई, इनमें से कौन सा आप प्रेफर करोगे, कौन सा आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आप लोग खाओगे
दोनों में से किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने भोजन को निपटाओगे। तो क्या क्वेश्चन कहा गया, समझ में आ गया। चलिए ए पार्ट में जो पूछा गया उसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट डू यू डू, क्या करते हो जब आपका भोजन जो घर में बनता है वो बच जाता है, तो उसका आप लोग क्या करते हो। तो हम लोग जैसा इस प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, वी यूज़ टू फीड एनिमल्स। मतलब जो भी भोजन हमारे घरों में बच जाता है, रात के समय बच जाता है, दिन के समय बच जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फीड करा देते हैं, खिला देते हैं। किसको, जानवरों को। जी हाँ, एनिमल्स को खिला देते हैं। रोमिंग ऑन द रोड और इन ए स्ट्रीट, जो हमारी गली में, हमारे रोड पर, हमारे सड़कों पर भटकते हुए, घूमते हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम लोग वो वेस्ट खाना खिला देते हैं। विद लेफ्ट ओवर फूड, जी हाँ, बचा हुआ खाना हम लोग जानवरों को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना लीफ या फिर प्लास्टिक क्या प्लेट, इन दोनों में से किस में प्रेफर करेंगे खाना खाना। तो जी हाँ, जो लोग प्रेफर करते हैं प्लास्टिक बैग में, या फिर सॉरी बैग की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक प्लेट में खाने के लिए, तो उनको बता दूं दीज आर द कॉमन हार्मफुल सब्सटेंस जो प्लास्टिक बैग्स में। जैसी बात करें, कोई गर्म चीज़ अगर हम लोग किसी प्लास्टिक बैग में या प्लास्टिक प्लेट पे रखते हैं तो उसमें कई तरह के केमिकल्स जो होते हैं वो छूटना चालू कर देते हैं, निकलना चालू करते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाके हार्मफुल क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं पहले शुरुआत से। बनाना लीफ इज़ बेटर चॉइस। जी हाँ, बनाना लीफ अगर आपके सामने प्रेफर कर दी जाए तो आप लोग उसी में खाएं। कारण क्या है, बनाना लीफ इज़ बेटर चॉइस, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको आसान तरीक़ों से हम लोग डिग्रेड भी कर पाएंगे। मतलब बनाना पील जो होता है, बनाना जो लीव्स होती है, पत्तियां जो बनाना की होती हैं, केले के छिलके की जो पत्तियां होती हैं, तो उसका इस्तेमाल अगर हम लोग भोजन खाने के लिए करते हैं तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उसका खाद्य तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, एज कंपेयर टू एज कैन बी डिस्पोज इजिली। ऑन द अदर हैंड, ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट इज नॉट गुड एज प्लास्टिक इन प्लास्टिक क्या होती है, इज नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। इसका निपटारा नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, आसान तरीक़ों से डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। इट विल नॉट डिस्पोज ऑफ इजिली, आसान से ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में, बी पार्ट में क्या कहा गया था आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में क्या पूछा गया है, सिंपली वे में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता चल रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। इसमें भी आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, आप लोगों को कलेक्ट करना है डिफरेंट काइंड पेपर को। फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकिल, इनमें से कौन सा आसान तरीकों से रिसाइकिल किया जा सकता है, जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, ये आपको पता करना है। सबसे पहले कलेक्ट करना है द पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर को, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों को बताना है। सेकंड में पूछा गया विद द हेल्प ऑफ लेंस। जी हाँ, लेंस आप लोग जानते ही होंगे, इसी की सहायता से आप लोगों को क्या करना है, एट द पीसेस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड, जो भी पेपर आप लोगों ने कलेक्ट किया था, विद द हेल्प ऑफ लेंस आप लोगों को देखना है उसको। फॉर द अबव क्वेश्चंस, डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल टू रिसाइकिल पेपर और एन न्यू सब्सटेंस या न्यू शीट ऑफ पेपर, तो किस प्रकार से उसमें चेंजेस देखने के लिए मिले थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, तो मोस्ट ऑफ द पेपर अवेलेबल इन द मार्केट एंड रिसाइकिल, मतलब कई तरह के पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनको रिसाइकिल हम लोग आसान तरीकों से कर सकते हैं। जैसे बात करें न्यूज़पेपर की, जो आपके घरों में न्यूज़पेपर आता है उसको रिसाइकिल करना बहुत ही आसान है। जी हाँ, कबाड़ की दुकान में आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के गट्ठर बने होते हैं न्यूज़पेपर के। जी हाँ, हमारे घरों तक न्यूज़पेपर आते हैं और हम ही लोग कबाड़ी के माध्यम से उसको बेच देते हैं और वो रिसाइकिल होकर हमारे घरों तक पुनः वापस आ जाते हैं। समझ में आ गया। नोटबुक, जिस कॉपी में हम लोग लिखते हैं, जी हाँ, वो भी एक तरह का रिसाइकेबल, या फिर कह दें कि उसकी भी रिसाइकिलिंग हो सकती है या हो जाती है, उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से पुनः उपयोग कर लेते हैं। मैगजीन्स, पेपर, सीड्स, एनवेलप, दीज आर द काइंड ऑफ पेपर जिनको हम लोग आसान तरीकों से रिसाइकिल कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन में कोई भी चीज़ कंफ्यूजन वाली नहीं थी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या पूछा गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। द डिफरेंट बिटवीन न्यू शीट एंड द रिसाइकिल पेपर इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। न्यू शीट और रिसाइकिल पेपर दोनों ही लगभग क्लियर होती हैं। यूजुअली हैंडमेड रिसाइकिल पेपर इज रफ क्वालिटी, मतलब अगर हम लोग हाथ से किसी रिसाइकिल पेपर को रफली मतलब बनाते हैं तो वो एक तरह से रफली दिखेगा, खुरदरा दिखेगा, है ना, रफ पेजेस दिखेंगे। तो इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा रिसाइकिल हम लोग आसान तरीके से करते हैं और किस चीज़ के लिए हम लोगों को मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सिंपल क्लियरली हो गया कि क्या चीज़, न्यू शीट एंड रिसाइकिल पेपर
क्वाइट क्लियर होते हैं, लेकिन जो रिसाइकिल पेपर हम लोगों ने अपने घरों में किया था उसमें डिफरेंट साफ दिखाई देगा कि वो कैसे होंगे, रफ क्वालिटी के होंगे। जी हाँ, रफ क्वालिटी के होंगे क्योंकि हमने घरों में बनाया इसको। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा होगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीकों में समझाता चल रहा हूँ, इसलिए सिंपल तरीकों से आप लोग समझते चलें। क्या कहा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बटा है ए बी सी, 3 सेक्शंस में बटा है। तीनों सेक्शंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ए में पूछा गया है कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग। जी हाँ, कलेक्ट करना है डिफरेंट काइंड की पैकेजिंग मटेरियल को आप लोग कलेक्ट करना है। व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, कौन कौन से पर्पस के तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। डिस्कस इन ग्रुप, तो ग्रुप ने को डिस्कस भी करना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ते हैं दूसरा वाला। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं यूज्ड कॉमनली आर, कौन कौन से होते हैं। पहला क्या पूछा गया, क्या कहा गया, कार्डबोर्ड शीट। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों तक इसका इस्तेमाल होता है। कार्डबोर्ड शीट जैसे यूज्ड एज शूज़, मतलब जूतों चप्पलों में जो रखते हैं हम लोग कार्डबोर्ड शीट में, तो वो क्या होता है, कार्डबोर्ड शीट होती है जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, जूते और चप्पलों को रखते हैं। नेक्स्ट है सोप, साबुन जो आपके घरों में आता है वो भी कार्ड शीट के डिब्बे में आता है। बल्ब जो आता है वो भी कार्ड शीट के डिब्बे में आता है। और अदर बॉक्सेस जो भी आते हैं आपके घरों में वो कार्डबोर्ड शीट में ही आता है। नेक्स्ट क्या है, किस तरह की पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं मिल्क की, तो जी हाँ, मिल्क की अगर हम लोग बात करें तो मिल्क को बेसिकली किस में हम लोग रख सकते हैं, प्लास्टिक के बैग में ही रख सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पराग का दूध आप लोगों के घर तक पहुंचा होगा, अमूल का आया होगा, नमस्ते इंडिया आया होगा, कई तरह के दूध के पैकेट आप लोगों के घर तक पहुंचे होंगे जो कि प्लास्टिक बैग्स में ही होते हुए आपके घरों तक पहुंचते हैं। टॉयज़ के इस तरह के होते हैं जो प्लास्टिक बैग में रखे होते हैं। सारी बैग्स जो होते हैं वो भी इसी में रखे होते हैं। और शॉपिंग बैग्स ये भी किस में होते हैं, प्लास्टिक के ही बैग्स में होते हैं। नेक्स्ट है वुडन बॉक्सेस, किस में क्या क्या रखा जाता है। लकड़ी के जो बॉक्स बने होते हैं उसमें कई तरह के फल आते हैं, फ्रूट आते हैं। एंड द बॉक्सेस ऑफ हार्डवेयर, कई तरह के हार्डवेयर के सामान लाते समय हम लोगों को पता होगा कि वो लकड़ी के बॉक्स में पैक होके आते हैं। जूट बैग, जी हाँ, अगर हम लोग बात करें स्कूल के बैग की तो ये किसका बना होता है, जूट बैग्स का ही बना होता है। शॉपिंग बैग्स किसके बने होते हैं, जूट के ही बने होते हैं। वेजिटेबल बैग्स किसके बने होते हैं, जूट के ही बने होते हैं। और आप लोगों को याद होगा जब आप लोग राशन की दुकान गए होंगे तो उसमें जो चावल होता है, गेहूं होता है, ये सारी दीज आर द काइंड्स ऑफ पिसल्स हो गए, दीज आर द काइंड्स ऑफ स्पाइसेस हो गई, कि दीज आर द काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गए। इनका इस्तेमाल हम लोग इसी जूट के बैग में करते हैं। जी हाँ, इतना सिंपल तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। दीज आर द कॉमन क्या है, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं 5 के। बी में क्या पूछा गया था। बी में सिंपली वे में पूछा गया गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड वी हैव रिड्यूस। जी हाँ, गिव एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसा जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकें, कुड हैव बीन रिड्यूस, मतलब पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकें, कम से कम कर सकें। तो देखते हैं क्या आंसर है इसका। आंसर बी, बाई रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस पैकेजिंग मटेरियल। अगर हम लोग दोबारा से उसी पैकेजिंग का इस्तेमाल करने लगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु को, उस थिंग को, उस चीज़ को धीरे धीरे कम मात्रा में अपने घर तक ला पाएंगे। जी हाँ, जैसे सपोज करिए अगर एक दिन आप सब्जी लेने जाते हैं, आपको सब्जी किसी पॉलीथीन बैग में वो दुकानदार देता है, तो उसी पैकेजिंग को, उसी पैकेट को अगर आप लोग डेली लेके जाओगे तो उससे मिलने वाली, उस दुकानदार से मिलने वाली दूसरी पैकेजिंग जो वो रख के देगा वो कम कर देगा। और आप लोग अपने ही पैकेजिंग में, चाहे जो भी पैकिंग हो, चाहे कपड़े की ही क्यों ना हो, क्योंकि पॉलीथीन बैग ही क्यों ना हो, तो उसका इस्तेमाल अगर आप लोग रोज़ करोगे तो धीरे धीरे जो प्लास्टिक बैग्स वो दे रहा था दुकानदार, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी आपके घरों तक आने में। समझ में आ गया क्या चीज़ कही गई है, सिंपल वे में आप लोगों को बताया जा चुका है। इसी तरह से आप लोग किसी भी चीज़ को रीयूज़ करके क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। सी में पूछा गया राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। जी हाँ, एक आप लोगों को निबंध लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है, किस प्रकार से पैकेजिंग इंक्रीज हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग जो होगी वो इंक्रीज करेगी द अमाउंट ऑफ गार्बेज को। गार्बेज मतलब कचरा। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग अगर आपके घर में पहुँचने लगे, सपोज करिए ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग करते हैं तो आप लोग घरों तक जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला
कचरा होता है, बॉक्स होता है, पैकेजिंग होती है, वो आपके घरों में गट्ठर की तरह भरती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घरों में जो कचरा होगा उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसका निवारण आप लोग आसान तरीक़ों से नहीं कर पाओगे और अंततः आप लोगों को उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए कोशिश करें किस प्रकार से आप लोग रीयूज़ के माध्यम से रिसाइकिल कर सकते हैं। चलिए क्या चीज़ है, निबंध कैसे लिखना है, कहानी कैसे लिखनी है, इसी को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ सिंपल तरीकों में। क्या कहा गया, द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग। तो बेसिक पर्पस क्या होता है किसी भी चीज़ को पैक करने का, इज़ टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द टेम्परिंग। जी हाँ, किसी भी चीज़ को पैकेज करने का जो पर्पस होता है, जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, उस पैकेट के अंदर जो भी चीज़ रखी गई है उसको हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे सपोज करिए टेलीविज़न किसी चीज़ में आता है, किसी बॉक्स में रख के आता है, तो उस पैकेजिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर रखी हुई टेलीविज़न जो रखा है उसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके और उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना आ सके। समझ में आ गया इसकी पैकेजिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, समझ में आ गया। एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल इज यूज टू ब्यूटिफाई द बॉक्सेस एंड मेक देम लुक अट्रैक्टिव ऑन द सेल्स। जी हाँ, कई तरह के जो बॉक्सेस होते हैं वो अपने आप में आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। पैकेजिंग के द्वारा ही लोग खींचते चले जाते हैं और उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल गोज वेस्टेज एंड इट थ्रोन इनटू द डस्टबिन। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई तरह के शादी के कार्ड आप लोगों के घरों तक पहुँचते हैं। जी हाँ, कई बच्चे, कई लोग करते क्या है, उन शादी के कार्ड को वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर फेंक देते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन बाहर ही हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कचरा तो कचरा ही होता है। जी हाँ, अगर उसको आप लोग रीयूज़ कर लें तो कितना अच्छा होगा। रीयूज़ का मतलब उसी कार्ड पर आप लोग कई तरह की चीज़ें बना सकते हो। आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से कई चीज़ें देखी भी होंगी, किस प्रकार से शादी के कार्ड को हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। जी हाँ, मेरे द्वारा भी कई वीडियोस अपलोड की गई हैं कि किस प्रकार से आप लोग शादी कार्ड का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे तो फिलहाल क्या समझना था देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग मटेरियल गोज वेस्टेज बन जाता है और फेंक दिया जाता है इनटू द डस्टबिन। फॉर एग्जांपल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द डस्टबिन्स आर फुल ऑफ चिप्स एंड बिस्किट्स रैपर्स। जी हाँ, सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले जो चिप्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं की जो रैपर्स होते हैं, जो वेस्ट पॉलीथीन निकलती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। कई तरह के बिस्कुट हम लोग खाते हैं, उसके रैपर्स को हम लोग क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। इट अननेसेसरीली इंक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ गार्बेज को, और धीरे धीरे जो कचरे का बॉक्स होता है वो धीरे धीरे भरने लगता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू द अननेसेसरी पैकेजिंग। वी शुड सीरियसली कंसीडर हाउ टू रिड्यूस अननेसेसरी पैकेजिंग। किस प्रकार से हम लोग इन तरह की जो पैकेजिंग होती है उसको किस प्रकार से हम लोग फेंक सकते हैं, किस प्रकार से उनको कंसीडर कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको रिड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम लोग रिसाइकल्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही सब समझाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों को और भी चीज़ें बताई जाएंगी। रिसाइकिल, रीयूज़, रीड्यूस के बारे में ही आज के इस कचरे वाले चैप्टर के बारे में आप लोगों को और भी चीज़ें बताई जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इंटरेस्ट लेके ही इस वीडियो को पूरा देखोगे लास्ट तक। चलिए बात करते हैं आखिरी पेज की, लास्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों से पूछा गया, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो ऐसा, इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कंपोस्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे, क्या ये सही है, इट इज़ बेटर है, क्या बहुत अच्छी बात है कि केमिकल्स की बजाय हम लोग क्या करें, कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार के, जैसे हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग कंपोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो देखते हैं, नो डाउट कंपोस्ट इज़ बेटर टू यूज़ देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कंपोस्ट होता है वो बेटर ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स के तौर पे। जी हाँ, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को कंपोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पहला है, कंपोस्ट इज़ मच ईजियर टू प्रिपेयर। मतलब कंपोस्ट को हम लोग आसान तरीक़ों से घर में ही बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दुकान तक जाना पड़ेगा और फर्टिलाइज़र को खरीदना पड़ेगा।
पड़ेगा, जबकि कंपोस्ट को बनाना आसान है। इसको हम लोग आसान तरीक़ों से घर में ही बना सकते हैं। सेकंड है कंपोस्ट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेयर एज फर्टिलाइजर्स कैन हार्म आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो कंपोस्ट हम लोग घर में बना रहे थे उसको हम लोग अगर हम बात करें कि वो क्या है, तो बता दूं कि इन्वायरमेंट के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए जो कंपोस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है। जी हाँ, इको फ्रेंडली है। इसका इस्तेमाल आसान तरीक़ों से किया जा सकता है। आसान तरीक़ों से किया जा सकता है कहने का मतलब यह है कि इससे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस तैयार नहीं होता। जबकि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के बाद उसमें कई तरह के केमिकल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंपोस्ट डज नॉट पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट। जो प्रदूषण के बारे में आप लोगों ने दुनिया भर की बातें पढ़ी थी। जी हाँ, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स को बनाते समय आप लोगों को पता होगा ये केमिकल होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं। कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की मशीन के इस्तेमाल करते समय इसमें कई तरह का धुआं निकलता है, वेस्ट मटीरियल निकलता है, जिसका निवारण करना आसान नहीं है और जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो जाता है। पॉल्यूट मतलब प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। जबकि कंपोस्ट को बनाते समय इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं होता। जी हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को बात। अगला है कंपोस्ट डिकम्पोज हो जाता है बायोडिग्रेडेबली। इसका मतलब कंपोस्ट का जो डिस्ट्रॉय करना जो विधि है, जो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका मतलब ये भी हुआ कंपोस्ट को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू नेचुरल सॉइल। जी हाँ, इसको आसान तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है नेचुरल सॉइल में और इस कंजर्व कर देगा आर एनवायरनमेंट को, और हमारे एनवायरनमेंट को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट का इस्तेमाल ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट को ही अपने घरों में जो है ऐड करें, अपने गमलों में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट का इस्तेमाल करें और घरों में ही खाद्य बनाने का जो है कार्य करें। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। अपना नाम जरूर लिखा करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, जिससे मुझे पता चल सके जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जो भी है वो यूज़फुल है भी कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे आप लोगों को आगे भी इसी तरह की वीडियोस और भी मिल सके, आप लोगों को तैयारी साइंस से रिलेटेड और भी अच्छी हो सके। कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आसान तरीकों से प्लेलिस्ट में जाके कई तरह की वीडियोस इसमें अपलोड की गई हैं। इससे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हो, एकेडमिक लेवल पर तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इसमें कई तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं चैनल की लिंक आप लोग अपने दोस्तों से जरूर शेयर करते होंगे, जिससे वो लोग भी आसान तरीकों से यहां तक आ सकें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।